जय हिंद दोस्तों, मैं उज्जवल दीवान भारत के तेजी से बढ़ते हुए न्यूज चैनल एटीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज फिर से हम एक गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र थे वहां पर बहुत ही ज्यादा सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की और कहीं ना कहीं नक्सली क्षेत्र के जो नक्सली थे या तो वो अब मैदान छोड़कर जा रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं या तो फिर सुरक्षा बलों के हाथों मारे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में बीजापुर जो कि जघन घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है, वहां से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का एक जवान लापता हो गया है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है और ये जवान लगभग 11 जनवरी 2025 से लापता है। अब उसकी पत्नी और उसके परिजन जवान की किसी भी प्रकार से खोज खबर नहीं है, तो वो खुद ही उसे ढूंढने को निकल पड़े हैं। और पुलिस अधीक्षक उन्होंने आवेदन दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सूरजपुर से अब उनके लिए खोजबीन की प्रक्रिया चालू हुई है। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया गया है। जवान मनमोहन कहाँ हैं? सबसे बड़ा सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का जवान मनमोहन जो कि ड्यूटी पर तैनात था और अचानक लापता हो जाता है। बहुत ही गंभीर विषय है, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र से गायब हुआ है, लापता हुआ है। तो ये सोचने वाली बात है कि जवान कहाँ जा सकता है और ऐसी क्या स्थिति बनी कि उस जवान को कहीं जाना पड़ गया या वो उस जगह से लापता हो गया। और इतना बड़ा कैंप होता है, इतने सारे लोग होते हैं वहां, उसके बाद भी जवान अचानक से लापता कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है कि पुलिस ने ढूंढने का प्रयास नहीं किया। जिस दिन जवान लापता हुआ उस दिन उनके कंपनी कमांडर ने थाना तारलागुड़ा में सूचना दी। थाना का बल आया, वहां के जो भी पुलिस विभाग के आला अफसर थे वो वहां पर तैनात हुए, वहां पर जाकर वस्तु स्थिति को देखे। लेकिन इन सब के बाद अभी तक पिछले 3 महीने, 3.5 महीने से जवान की कोई खोज खबर नहीं है। अब उनकी पत्नी का कहना ये है कि कैसे भी कोई तो खबर बता दो। यानी भावनाओं को आप समझ सकते हैं वो क्या कहना चाह रही हैं और स्पष्ट है उनकी भावनाएं। आज इसी बात को लेकर चर्चा में हमारे साथ हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता और एक हिंदूवादी नेता यादव जी। यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जयप्रकाश यादव जी का। और हमारे साथ है आम आदमी पार्टी से संजीत विश्वकर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। चूंकि ये बात राजनीतिक नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों से जुड़ी हुई बात है और जवानों की सुरक्षा से जुड़ी हुई बात है और कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा कर रही है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में किस प्रकार से जवानों के साथ क्या प्रतिक्रिया हो रही है। और हमारे बीच में विश्लेषक के रूप में मौजूद हैं पंडित केशव जी। केशव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से मैं विनम्र आग्रह करूंगा, क्योंकि ये जवान की बात है। और शुरुआत करूंगा मैं यादव जी से, क्योंकि 3.5 महीने हो गए हैं। यादव जी, कहीं ना कहीं आप भी इन चीजों को देखते हैं, समझते हैं। जवान लापता है, ऐसी क्या स्थिति बनी होगी कि जवान लापता हो गया और ऐसा क्या हुआ? ऐसे किन परिस्थितियों पे कोई जवान लापता हो सकता है और अभी तक उसकी कोई खोज खबर क्यों नहीं है? जी यादव जी। ये बहुत दुख का विषय है। और जो जवान नक्सली कैंप बीजापुर के तारूड़ में जो जवान तैनात थे, वो व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें अपने भाई के समान मानता हूं। और मेरे हृदय में वही पीड़ा है जो अपने भाई के लिए एक, अगर मेरा स्वयं का सगा भाई बतौर जवान तैनात है और अगर वो कैंप से लापता है, तो उसके लिए जो भाव होना चाहिए वो भाव हमारे अंदर में है। ये बहुत दुख की बात है। मैं आपको इस मामले में विस्तृत जानकारी थोड़ी सी देना चाहूंगा कि मनमोहन जो है वो तारूड़ कैंप में जब तैनात थे, पिछले 3 महीनों से उनकी खोज खबर नहीं मिल पाई है। और उनकी श्रीमती जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी को पत्र के माध्यम से विषय को अवगत भी कराया गया है। और सरकार ने
पूरा निर्देश दिया हुआ है अधिकारियों को कि जल्द से जल्द जो जवान है उसे ढूंढकर निकाला जाए और उसे सकुशल उसके परिवार तक पहुंचाया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं कि कैंप के जो अधिकारी हैं उनका यही कहना था कि मनमोहन सिंह नाम का जो जवान है वो मानसिक रूप से कुछ बीमार थे, ऐसा कैंप के अधिकारियों ने बताया है। और एक दिन कैंप की दीवार के ऊपर लगी फेंसिंग तार को पार करके वो कहीं चले गए हैं, ऐसी भी जानकारी मिली है। और परिजनों ने गुमशुदगी को लेकर के बहुत गंभीर आशंका भी जताई है कि कोई ये नक्सली करतूत तो नहीं है, क्योंकि जो तारूड़ कैंप है वो नक्सल प्रभावित कैंप है। तो हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जवान सकुशल हो, और प्रशासन को निर्देश दिया जा चुका है कि जल्द से जल्द जवान को सकुशल खोजा जाए। इसके लिए लगातार प्रयास सरकार कर रही है और जवान की पत्नी के द्वारा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखे जाने के बाद से, जानकारी विषय में आने के बाद से त्वरित एक्शन मोड में सरकार आ चुकी है और जल्द ही जवान को खोज लिया जाएगा। इसके लिए मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं। और जो घटना हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रयास ये किए जाएंगे सरकार की तरफ से कि भविष्य में इस प्रकार की भी कभी कोई घटना घटित ना हो, इस प्रकार से कोई जवान कहीं लापता ना हो, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम भविष्य में किए जाएंगे। उज्जवल दीवान जी। जी यादव जी, जो आपने कुछ चीजें बताई हैं इस पे मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन हमारे साथ जो संजीव विश्वकर्मा जी हैं जो आम आदमी पार्टी से, और वो पूर्व में सेना के जवान भी रह चुके हैं, उनको भी जवानों का दर्द बहुत अच्छी तरीके से पता है और बहुत सारी परेशानियों का जवानों को सामना करना पड़ता है। संजीव जी, आपके सामने पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम स्पष्ट रूप से है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जवान मनमोहन यूं ही अचानक कैसे गायब हो गया, कैसे लापता हो गया, और क्या परिस्थितियां बनी होंगी या क्या ऐसी बात हुई होगी जो आपके संज्ञान में हो सकती है, या आपके पुराने जो आपके एक्सपीरियंस रहे उसके हिसाब से आप बता सकते हैं तो। जी सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार। मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा जो मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं उसके बारे में बहुत से ऐसे मामले हैं जो बहुत ही सेंसिटिव हैं, जिसको मीडिया चैनल पे रख पाना थोड़ा उचित नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई जवान अगर कहीं मानसिक रूप से कहीं परेशान है या फिर कहीं बीमार है तो उसे तत्काल मेडिकल की सुविधा दी जाती है, सेना के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। जैसा कि हम आपके चैनल के माध्यम से और अन्य जगह से हमें पता लग रहा है कि वो फेंसिंग तोड़ के या फिर फेंसिंग कूद कर बाहर गया है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे सेना जवानों के कैंप लगे हुए हैं जहां पे नक्सलियों का दिन रात खतरा बना रहता है। और कहीं कोई नक्सली वारदात अगर होती, अगर किसी प्रकार का कोई नक्सल इसमें इन्वॉल्वमेंट होता तो वो सिर्फ एक जवान से निश्चित ही ऐसा नहीं है कि एक जवान को वो नुकसान पहुंचाते, वो घुसते तो वो कुछ ना कुछ बड़ा करके जाते, या दो चार जवानों के ऊपर ऐसा कुछ कार्रवाई होता या नुकसान होता। तो ये इसमें निश्चित ही बात कुछ और है, और जिसे आपके मीडिया के चैनल के सामने मैं इस तरह खुलेआम नहीं रख पाऊंगा। और ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर निश्चित ही छत्तीसगढ़ सरकार को संज्ञान लेकर वहां के आला अधिकारियों के ऊपर से दबाव बनाते हुए बहुत ही तीव्र गति से इस पर जांच करवाई जानी चाहिए, क्योंकि उस जवान के साथ बहुत कुछ अनिष्ट होने की संभावना भी नजर आ रही है। हो सकता है कि वो बहुत कुछ ऐसा जान रहा हो कि वहां के अधिकारी कहीं किसी गलत गतिविधियों में शामिल हो, या बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं जिसको लेकर इस बात को दबाने की नीयत से भी उस जवान के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरा बस यही कहना है इस चैनल के माध्यम से कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी इस बात पर ध्यान दें और जल्द से जल्द जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जितनी तेजी से जांच हो सकती है, उतना जल्द से जल्द प्रयास करें उस जवान को ढूंढने। जी धन्यवाद। जी, जैसा कि आपने बोला कि कुछ अनिष्ट होने की भी संभावना है, ये भी हो सकता है कि कुछ उनके पास ऐसी जानकारियां हो। कुछ अहम सवाल हैं, जैसे कि वो जवान जिस दिन लापता होता है उस दिन वो ड्यूटी पर तैनात था, लापता होने से पहले मोर्चा पॉइंट पर तैनात था, राइफल लेके ड्यूटी कर रहा था। तो जो उनके अधिकारियों की तरफ से एक बयान आया था कि जवान
थोड़ा मानसिक रूप से परेशान था या उसकी मनोस्थिति ठीक नहीं थी, तो नियम के अनुसार तो जो मानसिक रोगी है उसे राइफल नहीं देना चाहिए, लेकिन उससे राइफल देकर ड्यूटी कराई जा रही थी। सबसे बड़ी बात ये सवाल होता है। दूसरा कि जिस दिन जवान गायब होता है उसी दिन कैंप का सीसीटीवी कैमरा बंद होना एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ा घेरा पैदा करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस दिन जवान कैंप से लापता होता है उसी दिन उस कैंप का सीसीटीवी कैमरा बंद है। इन सब के बाद में कुछ अनहोनी होने की जो आशंका है, ये इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। नक्सली घटना होता तो मैं ये नहीं बोलता कि नहीं हो सकता, लेकिन नक्सली 3-3 महीने तक आज तक किसी व्यक्ति को रखे हों, मेरी जानकारी में अभी तक तो ऐसा नहीं है। क्योंकि या तो वो अपना दहशत कायम करने के लिए ऐसी कोई घटना कारित कर देते जिससे कि उनका दहशत बना रहता, या फिर वो सरकार से अपनी कुछ ऐसी मांगे मनवाने की कोशिश करते जिससे कि वो जवान के बदले अपने कुछ मांग पूरी करवा सकते थे। तो बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक जवान अचानक लापता हो जाता है और उसके लिए कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रयास नहीं करना चाहती, लेकिन पुलिस किस स्तर पर प्रयास कर रही है ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी तो अचानक ही घटना सामने आई है और ये सभी के संज्ञान में आ रहा है। पुलिस ने किस स्तर तक कार्रवाई की ये मैं जानने की कोशिश किया, तो पता चला कि उस दिन घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड को बुलाया गया और हर प्रकार से जो एक पुलिस की कार्रवाई होती है, इन सारी कार्रवाइयों को पूरी की गई। वहां पर घटना स्थल का पूरा मुआयना किया गया। पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए थे। एक स्थान पर जाके जो डॉग था वो भी रुक गया और उसके बाद आगे नहीं बढ़ा है। बहुत सारी चीजें इस पे आई हैं सामने, ऐसी बात नहीं है। तो विश्लेषक के रूप में हमारे साथ डॉक्टर केशव पंडित जी भी हैं। तो डॉक्टर साहब, इस पे आपके क्या विचार हैं कि जवान अचानक कैसे गायब हो गया? क्या स्थिति बनी होगी, क्या परिस्थिति बनी होगी, या ऐसा क्या रहा होगा? जी डॉक्टर साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मनमोहन सिंह जो सूरजपुर जिले के निवासी हैं, सीएफ की 13वीं बटालियन में तैनात थे। 11 जनवरी 2025 को तारूड़ कैंप से उनकी गुमशुदगी की सूचना मिली और जो तारलागुड़ा थाने में इनकी गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ। एक एक करके आपको बताता हूं कि कहां पर कमजोरी रही, जो अभी तक 3 महीनों में मिल जाना चाहिए था, उसको लेकर के कहां केंद्र की गलतियां हैं, कहां राज्य सरकार की गलतियां हैं, कहां सिस्टम की खामियां हैं और किन किन चीजों को फॉलो नहीं किया गया जिन्हें करना चाहिए था समय रहते। राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको सीएएफ के बारे में ही आपको बताता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, जो केवल निजी नागरिकों नहीं बल्कि सुरक्षा बलों के जवानों पर भी लागू होती है। मनमोहन सिंह जैसे जवान जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में देश की सेवा कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। मतलब पूरी जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 21 का जो पालन करना है वो सरकार ने पालन करना है, केवल नागरिकों के लिए ही नहीं बल्कि जवानों के ऊपर भी ये लागू होता है। तो जवानों की भी ऐसे एरिया में जहां ड्यूटी लगी है तो उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो भारत सरकार की है, राज्य सरकार की है। अनुच्छेद 21 का पालन करना ये राज्य सरकार ने तय करना है। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल राज्य पुलिस बल है। छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य सूची के ही विषय हैं। इसलिए मनमोहन की जो गुमशुदगी की जांच और तलाश की प्राथमिक जिम्मेदारी है वो छत्तीसगढ़ सरकार की है। राज्य पुलिस को तत्काल और प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए थी, जिसमें सघन तलाशी अभियान, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खुफिया जानकारी का उपयोग और परिजनों को नियमित अपडेट करना शामिल है। लेकिन 3 महीने तक कोई प्रगति नहीं हुई, पूरी लापरवाही बरती गई और जानबूझ करके की गई। ये भी जांच का विषय है कि एक गलती हो सकती है या एक लापरवाही हो सकती है, लेकिन अगर पूरी तरह से लापरवाही हर चीज में आ रही है कि उसको नियमित अपडेट न देना भी ये लापरवाही नहीं, एक तरह से क्राइम है, अपराध है और जांच का विषय है। कि तीनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है, तीनों में एक साथ कैसे लापरवाही आती है। दूसरा, केंद्र सरकार की भूमिका इस मामले में क्या है? नक्सलवाद एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और छत्तीसगढ़ जैसे नक्सल प्रभावित राज्यों में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय नक्सल विरोधी अभियानों के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ
और अन्य अर्धसैनिक बलों को तैनात करता है। सीए अब भी इन अभियानों में सीआरपीएफ के साथ समन्वय करता है। यदि मनमोहन की गुमशुदगी नक्सलियों से जुड़ी है तो केंद्र सरकार को खुफिया एजेंसियों जैसे आईबी और रॉ और सीआरपीएफ के माध्यम से सक्रिय सहायता प्रदान करनी चाहिए थी। संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है कि वह इस मामले में त्वरित कार्यवाही करे। मतलब इस मामले में ये कहा जा सकता है। अब इसके बाद में आते हैं कि यहाँ लापरवाही किन किन चीजों में हुई, कहाँ कहाँ पर जो है लापरवाही हुई। तो वो अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सीसीटीवी जो कैमरा है वो उसी दिन खराब हो जाता है। उसके बाद में जब ये कहा जाता है कि ये परेशान था, उसके ट्रीटमेंट से लेकर के या कोई इलाज का कहीं कोई ब्यौरा है नहीं, और वो उसी दिन जो है कहानी मनगढ़ंत बनाई गई। तो इसके पीछे क्या छुपाया जा रहा है, क्या छुपाया गया, क्या लापरवाही छुपाई जा रही है, पता नहीं चला। या 3 महीने तक लगातार गायब रहना, ये भी इसमें केंद्र और राज्य सरकार का पूरा पूरा दोष है। मतलब ना तो केंद्र ने जानने की कोशिश की, न केंद्र को रिपोर्ट की गई। इससे यही जाहिर होता है अगर केंद्र की तरफ से नहीं कहा गया तो जो जवान गायब है उसके लिए केवल पत्नी और परिजन क्यों परेशान हो, पूरा देश क्यों परेशान नहीं है, सरकारें क्यों परेशान नहीं है? केवल राष्ट्रवादिता का या राष्ट्रवाद का दम्भ भरने भर से राष्ट्रवाद तय नहीं हो जाता है। राष्ट्रवाद का दम्भ भरने भर से न तो कोई राष्ट्रवादी हो जाता है, उसके लिए हमें काम करने की भी आवश्यकता पड़ती है। और वो आवश्यकता एक मनमोहन के गायब होने से ही पता चलता है कि सरकार कितनी सक्रिय है और कितना राष्ट्रवाद पर काम हो रहा है। जी जी, बिल्कुल सही बात है सर। सरकार को खुद व्यक्तिगत रूप से इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन मैं कुछ कंडीशंस ऐसे बताता हूं और कुछ चीजें हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही मेरे आंखों के सामने हुई, पुलिस मुख्यालय में हुई। वहां एक पुलिस विभाग के बहुत बड़े अधिकारी हैं, तो उन्होंने जो कहा वो बात मैं आपको भी बताना चाहूंगा। ऐसे कंडीशंस क्यों पैदा हो रहे हैं, आखिर जवान क्यों लापता हो गया या जवान क्यों गोली मार ले रहे हैं। आज की एक घटना है, एक विधायक के पीएसओ ने अपने आप को गोली मार ली। अभी घटना क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन ये मुझे समझ में आया कि बलौदा बाजार के जो इंद्र साव विधायक है उनके पीएसओ ने अपने आप को गोली मारी। आज की घटना है, आज कुछ देर पहले की। तो गोली मारकर आत्महत्या कर लिए। तो इसके पीछे क्या रीजन होता है सर? सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जो सशस्त्र बल है, सीएफ है छत्तीसगढ़ में, इनकी कंपनियां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में या फिर दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ हैं, जो पिछले 6-7 साल से कंपनियों का मूवमेंट नहीं हुआ है। तो जो बेचारे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हैं, वो लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ही कार्यरत हैं। जो निरीक्षक, इंस्पेक्टर रैंक के हैं, सब इंस्पेक्टर रैंक के हैं, जो वो भी लगातार पिछले 6-7-8 सालों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उन्हें नहीं निकाला जा रहा है। आखिर उनके भी परिवार हैं, उनकी भी बातें होती हैं। और इन सब के बाद में यदि कोई अपनी गुजारिश और गुहार लेके चला जाता है ऊपर बड़े आला अधिकारियों के पास, तो कुछ अधिकारी तो बहुत अच्छे से बात सुनते हैं, मैंने उन्हें भी देखा जो अधिकारी बात सुनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो बोलते हैं कि अगर तुम्हें परेशानी है तो नौकरी छोड़ दो। तो भैया आपके रहमो करम पे तो नौकरी लगा नहीं है, और आपके पास अपनी परेशानी नहीं बताएगा तो किसके पास बताएगा? आपको वहां पर बैठाया गया है कि आप उनकी परेशानियां सुनिए, का निराकरण कीजिए, ना कि आपको कुर्सी तोड़ने के लिए मुख्यालय में बैठाया गया। लाखों रुपए पेमेंट लेते हैं आप। मेरा तो सीधा है उनके लिए कि आपको लाखों रुपए पेमेंट दिया जाता है तो निराकरण करने के लिए, रास्ते निकालने के लिए दिए जाते हैं, ना कि कुर्सी तोड़ने के लिए दिए जाते हैं। और ये किसी को बोलने के लिए कि अगर नहीं जम रहा है तो नौकरी छोड़ दो, तुम्हारी परेशानी है तुम निपटो। आपको अगर एक पॉइंट की दिक्कत हो जाए, एक पॉइंट की तकलीफ हो जाए, जो ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, तो कितना बवाल पैदा हो जाता है वो तो आप सभी जानते हैं। आप सभी सिस्टम को बहुत नजदीक से देखे हैं। एक लड़का, एक जवान जिसके पिताजी कैंसर से जूझ रहे थे, एक जवान जिसके पिताजी कैंसर से जूझ रहे थे, वो अपने पिताजी को लेकर गया एक बड़े अधिकारी के पास, बताया सर कि ये परेशानी है और मेरे पिताजी को कैंसर है, तो कृपया मेरी पोस्टिंग इस जगह से इस जगह कर दीजिए। तो वो अधिकारी उसको बोलता है नौकरी छोड़ दो, तुमको जो सुविधा मिल रही है बहुत है, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगी। दूसरा, मेरे आंखों के सामने की बात है, 3री बटालियन सीएफ की, वहां पर
एक जवान पदस्थ है, अभी की बात है, हाल फिलहाल 10-15 दिन की, वो जवान अपना आवेदन मुझे भेजा हुआ है कि मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है करके उसने बताया है कि उसकी पत्नी चलने फिरने में थोड़ी सी दिक्कत है, उसे बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, अपनी पत्नी का पूरा देख रेख उस व्यक्ति को करना पड़ता है, उसका इस तरफ कहीं बस्तर क्षेत्र में तैनाती कर दी गई, तो वो अपनी गुहार लेके अपने कमांडेंट के पास गया, तो कमांडेंट ने उसे बोला तुम्हें जाना ही पड़ेगा, यहाँ उसकी देख रेख की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो वो फिर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाता है पुलिस मुख्यालय में, पुलिस मुख्यालय के अधिकारी उनके कमांडेंट को फोन करके बोलते हैं कि इनकी यहाँ पर ज्वाइनिंग ले लीजिए, इनकी परेशानी तक के, अभी जब तक परेशानी हल नहीं होती तब तक के उनकी ज्वाइनिंग यहाँ करा लीजिए, उनसे यहाँ ड्यूटी ले लीजिए। वो बंदा पिछले 10-12 दिन से मेरी जानकारी में घूम रहा है, उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है वहां पर। तो या तो वो उस कंडीशन में मजबूरी में अब्सेंट है, या तो ऊपर के अधिकारियों की भी बात नीचे बैठे हुए अधिकारी नहीं मानते। मतलब ये परिस्थितियां हैं, और इन परिस्थितियों के कारण अगर जवान गलत कदम उठा ले रहा है या उस तनाव में आ जा रहा है, तो कौन उसके लिए जिम्मेदार है? अगर वो जवान पहले से ही मानसिक रोगी था तो उसका इलाज क्यों नहीं करवाया गया, या उसे इलाज के लिए क्यों नहीं भेजा गया? जी यादव जी, आपसे जानना चाहूंगा। जी, उज्जवल दीवान जी, आपने जो विषय रखे हैं इस पर मैं यही बात कहना चाहूंगा कि पहले भी देश के अलग अलग कैंप में इस प्रकार की इक्का दुक्का घटनाएं सामने आई हैं। इस प्रकार की घटनाएं कई बार परिस्थितिवश भी निर्मित होती हैं। कोई भी सरकार जानबूझ करके किसी जवान के साथ ऐसा घटना हो, ऐसा कभी नहीं चाहती। ये जो घटना हुई है, निश्चित रूप से सीसीटीवी का खराब हो जाना ये एक तकनीकी खराबी हो सकती है, पर इसके वजह से हम ये नहीं कह सकते कि सरकार की नीयत में कोई खराबी है। ये एक तकनीकी खराबी हो सकती है जिससे कि जवान के खोजबीन करने में दिक्कत आ रही है। दूसरी जो बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं में परिजनों का बुरा हाल रो रो कर होता है। अगर जवान शादीशुदा है तो उसके पीछे जो परिवार होता है वो पीड़ित होता है, उसके बच्चे काफी दुखी होते हैं, पत्नी माता पिता जो आश्रित होते हैं उन पर क्या गुजरती है, इसको हम सबको महसूस करने वाली ये एक संवेदनशील बात है। इसको लेकर के टीका और टिप्पणी करना बड़ा आसान होता है, परंतु इस मामले में ये डिबेट उनके परिजन भी देखते हैं, उन पर भी क्या असर होगा ये भी हम सबको सोचने की बात है। और सरकार के द्वारा आज निश्चित रूप से जवान के बरामदगी के लिए हर पहल हर प्रयास किए जा रहे हैं। और पहले भी कुछ घटनाएं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कई मामलों में तो 16 साल बाद जवान ड्यूटी से गायब होने के बाद वापस लौटे हैं। ऐसी ऐसी भी घटनाएं, जैसे कि पंजाब के पठानकोट में एक जवान आकर के कोर्ट के सामने स्वीकार करते हैं कि मैं जिंदा हूं और 16 साल तक मैं कचड़े बीन करके कहीं था, और परिजनों ने उसे मृत मान लिया था, सरकार ने मृत मान लिया था, पर वो जवान जीवित था, तो वो स्वेच्छा से कहीं चला गया था। उसके मन में एक ऐसे जवान की भी घटना सामने आती है कि उसको साधु बनने का उसके मन में था, वो घर से ही कहीं निकल गए थे वो जवान, और कई दिनों के बाद वापस लौटे और मिले। तो ऐसी भी घटनाएं होती हैं। वो तो जब जवान सामने आएंगे तब पता चलेगी कि इसके पीछे क्या मंशा रही, क्या सरकार की चूक थी या उसका स्वयं का निर्णय था। इस पर कुछ भी अभी कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। और निश्चित रूप से जवान के परिवार के साथ हम खड़े हैं, और जवान सकुशल जल्दी से जल्दी मिल जाए इस दिशा में सरकार पूरी क्षमता के साथ लगी है और प्रयास। दीवान साहब, आपका माइक जो है वो। जी सर, यादव जी ने तो बहुत अच्छी बात बताई। जी संजीत जी, संजीत जी जी
जी, आपका क्या कहना है सर कि ऐसी स्थितियां क्यों निर्मित हो रही हैं? जो मैंने बताई, क्या उन बातों से आप सहमत हैं? जो बातें मैंने बोली, क्या ऐसी घटनाएं होती हैं? जी। देखिए, जैसा कि हमारे साथी यादव जी बैठे हुए यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसमें शासन की कहीं कोई भूमिका नहीं होगी या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको बातें कुछ स्पष्ट करना चाहूँगा कि ड्यूटी के दौरान जिस तरह से वहाँ के जवान के जो वहाँ के संबंधित अधिकारी रहे होंगे, जो अधिकारियों ने जवाब दिया है, यह जवान मानसिक रूप से परेशान था। सबसे पहला तो ये जो जवाब है, ये बहुत ही घुमाने-फिराने वाला जवाब है। दूसरी बात कि उस दिन के सीसीटीवी सिर्फ़ उसी दिन के सीसीटीवी कैमरे का बंद होना, पूरा का पूरा संदेह वहाँ के आलाधिकारियों पर, जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर जाता है। और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में किसी जवान का ऐसे गायब हो जाना, इतनी मामूली और इतनी आसान बात नहीं है। अगर इसे हम ये कहें कि इसमें शासन की कोई भूमिका नहीं है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे जो क्षेत्र होते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते हैं, आतंकी प्रभावित क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में किसी जवान के गायब होने के बाद 3-3 महीने नहीं लगते कभी मिलने में। जो पीस एरिया होते हैं, जो फील्ड एरिया, जो सामान्य एरिया होते हैं, वहां से लोग अक्सर फेंस वगैरह निकल के कभी-कभी सेना के बीच से, जैसे इन्होंने बताया यादव जी ने, कि 15-16 साल बाद लोग वापस आ जाते हैं। ये सारी चीजें एक बार संभव, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जहाँ पे आतंकी क्षेत्र है, वहां से कोई व्यक्ति ऐसे आ जाए, कोई फेंस तोड़ के चला जाए, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। इसमें ज़रूर कोई ना कोई बड़ी सांठगांठ है, बहुत ही बड़ी योजना रही होगी, जो शायद ये जवान जान रहा होगा। और हम तो चाहते हैं कि कुछ ऐसी योजना ना हो, कि जवान के साथ कुछ अनित ना हुआ हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ है, तो इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेनी चाहिए। इसमें शासन की लापरवाही भी है। 3 महीने कोई कम समय नहीं होता किसी जवान के बारे में पता लगा रहे हैं हम। हमें तो एक, अब इससे हम आप छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की ताकत समझ लें हम, कि एक जवान के बारे में हम 3-3 साढ़े 3-3 महीने में पता नहीं लगा पा रहे हैं हम। अब हम कैसे किसी अपराधियों को पकड़ेंगे? कैसे हम नक्सलियों के ऊपर अपना कोई प्लान बनाएँगे कि हम नक्सलवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं हम। तो ये एक बड़ा सवाल है यहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर, और जो जवान की सुरक्षा को लेकर बात है, ये बिल्कुल ही चिंताजनक है कि उसके साथ कहीं कोई बड़ी अनहोनी ना हुई हो। हम भी ऐसी कामना करते हैं, जवान सुरक्षित पहुँचे और सही सलामत पहुँचे, हम यही चाहते हैं, ताकि सारा कुछ मामला जो है वो क्लियर हो सके। जी, धन्यवाद। जी। जी, पंडित जी। जी। देखिए, इसके लिए जो है अभी तक आप देखिए कि मीडिया में लगातार समाचार चल रहे हैं, नेशनल टेलीविज़न पर भी ये सारा कुछ जो है आ गया है, उसके बावजूद भी एसआईटी का गठन नहीं हुआ है अभी तक। ये सोचने वाली बात है कि सरकार अभी भी कुछ ऐसा है कि लीपापोती करना चाह रही है कि एसआईटी आपको जो बना देनी चाहिए थी, उसके लिए तो तत्काल आपको आदेश कर देना चाहिए था। दूसरा आता है कि जो अधिकारी इसमें संलिप्त अगर हैं भी, तो उनके ऊपर भी कार्यवाही बनती है, 304 ये उनके ऊपर लगेगा, और उसके बाद में अगर नक्सलियों की गतिविधि कहीं पाई जाती है, तो यूए, पीए भी जो है इसमें लागू हो सकता है और लग सकता है। लेकिन अब आते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में एसआईटी का नहीं बनना, क्या ये नहीं दर्शाता कि विशेष जाँच दल का गठन किया जाना बहुत ज़रूरी था? और यदि कैंप अधिकारियों की लापरवाही सिद्ध होती है, तो उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई होगी, लेकिन तब ये तय कैसे होगा? कौन करेगा कार्रवाई जब आगे कुछ इन्होंने बनाया ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है? अच्छा, परिजनों की मदद के लिए जो है हो क्या सकता है? इसमें अभी क्या कर सकते हैं जो परिजन ये चाहते हैं कि कार्यवाही हो? तो इसके लिए मनमोहन का जो परिवार है, वो आर्थिक और कानूनी सहायता उसको प्रदान करनी चाहिए सरकार ने, राज्य सरकार के द्वारा। ऐसा भी कोई बयान नहीं आया है और कोई दल भी ऐसा कोई नहीं आगे आया है, जिसने कहा हो कि भाई हम 3 महीने से गायब हैं, किस तरह से जीवन यापन चल रहा है। तो सरकार का कोई प्रतिनिधि भी खास करके नहीं देखने गया है, न विधायक जी देखने गए हैं, न सांसद देखने गए हैं, न उनका कोई बयान आया है, न कोई मंत्री जो है देखने गए हैं। आखिर क्यों नहीं? गृह मंत्री या उप मुख्यमंत्री को तो पहुँचना ही चाहिए था, परिवार का हाल-चाल लेना ही चाहिए था। और इसमें विपक्ष का भी रोल है, विपक्ष के भी जो बड़े अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, या जो प्रदेश प्रवक्ता है बड़े लेवल के जो विपक्ष के, उनको भी कहीं न कहीं जाना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना चाहिए था और इस मामले को बड़े स्तर पर उठाना चाहिए था। ये एक बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है। अब आते हैं कि इसमें वो कर क्या सकते हैं? कानूनी सहायता अगर उनको मिलती है, तो उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर जवान की तलाश के लिए अदालत से हस्तक्षेप जो है करवा सकते हैं। एसआईटी के जाँच के आदेश जो है वो अदालत भी दे सकती है। अगर वो जो है याचिका अपनी अगर देते हैं, रिट अगर वो दाखिल करते हैं, तो उच्च न्यायालय भी इसमें जो है कर सकता है।
तो ये अभी जरूरी है कि विपक्ष को भी साथ में जो है आना पड़ेगा, सत्ता पक्ष को भी साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि अब परिवार ने, जो पत्नी ने चिंता जताई है वो बहुत ही गंभीर है कि अभी जिंदा है भी कि नहीं है। अभी जैसा भी है वैसा आप मुझे बताए सरकार, तो अभी सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है और विपक्ष को अभी जो है जागना पड़ेगा, तत्परता दिखानी पड़ेगी बजाय अन्य मामलों के। यहाँ पर विपक्ष की जो भूमिका है, जो जिम्मेदारी है, वो कहीं बहुत ज्यादा है सारे कामों से बढ़ करके। इस समय वक्त उनके लिए इतना जरूरी नहीं हो सकता है, वो चला गया है, अभी देख लिया जाएगा उसको सुप्रीम कोर्ट में। अभी यहाँ पर बाकी के मामले नहीं, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में एक जवान की बात नहीं है। एक जवान 140 करोड़ की जनसंख्या की जनता के बराबर है, तो एक राष्ट्र के बराबर है वो। वहां स्वयं ही एक राष्ट्र है। अगर हम एक जवान को अगर केवल जवान देखें तब तो बहुत छोटा सा दिखेगा, लेकिन एक जवान में अगर हम राष्ट्र खोजें तो वो एक राष्ट्र के बराबर दिखेगा। तो उस पर जो है वो जिम्मेदारी दोनों की है कि दोनों आगे आएं, मदद को भी हाथ बढ़ाएं, आर्थिक मदद को भी हाथ बढ़ाएं और साथ ही कानूनी मदद का भी सुझाव दें। कुछ अच्छे वकील हैं, तो चैनल के माध्यम से मैं तो अपील यही करूंगा कि जो वकील है वो उनको करवाए जाएं, ताकि जो अदालत के द्वारा जो करवाया जा सकता है एसआईटी का, विशेष जांच दल का गठन वगैरह, तो उसका भी आदेश जो है वो करवाया जा सके। जी, बहुत सही बात बोली पंडित जी आपने। और चूंकि मैं एटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ का अध्यक्ष भी हूं मैं, तो हमारे जवान मनमोहन के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी देने वाले के लिए मैं अपने संगठन की तरफ से 10,000 रुपए नगद इनाम की घोषणा इसी मंच से कर रहा हूं, क्योंकि जवान मनमोहन का मिलना हमारे लिए उतना ही जरूरी है, जिसमें एक जवान की बात नहीं, एक राष्ट्र की बात है, एक प्रदेश की बात है, जैसा कि आपने बोला। और हमारे जवान के लिए संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ बिल्कुल तत्पर है उसको ढूंढने के लिए भी। इसीलिए 10,000 रुपए नगद की घोषणा मैं यहीं से कर रहा हूं इनाम की। दूसरी, जो उनके परिजनों को अगर कानूनी कुछ मदद लगेगी तो हमारे संगठन की तरफ से कानूनी मदद भी हम उनको देंगे। जी यादव जी, क्या विचार है आपका? जी जल्दी बताएं। आपकी घोषणा स्वागत योग्य है और मैं आप सबकी बातों को सुन रहा था। मैंने एक बात पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक घटना ऐसी हुई थी जिसमें जवान पर पठानकोट से जुड़ा ये एक मामला था, जिसमें एक जवान पर दहेज प्रताड़ना का मामला उसकी पत्नी द्वारा लगाया गया था। उससे वो डर करके, न्यायालयीन कार्रवाई से डर करके एक जवान भाग गया था और 16 साल बाद वो वापस आया था। उसकी पत्नी द्वारा जो है विधवा पेंशन भी प्राप्त करना शुरू कर दिया गया था। तो इस मामले में अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और एक मामला और ऐसा था कि एक जवान अपने कैंप से वापस घर जा रहे थे, उस दौरान कुछ नक्सलियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और अपने हिरासत में ले लिया था। उन्हें ऐसी जगह पर चोट लगी थी उनके सिर पर मारने की वजह से कि 12 दिन तक जवान जो है वो बेहोशी की हालत में रहे और उन्हें किसी सुदूर अंचल पर लेकर जाया जा रहा था। उस दौरान बुलेरो गाड़ी से वो कूद करके अपने जान को बचा करके भागे थे और 6 महीने बाद वापस कैंप में लौटे थे। तो ऐसी भी घटनाएं कहीं छिटपिट देखने को मिली हैं। तो निश्चित रूप से आप सबको मैं एटीवी न्यूज के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि सरकार की नीति और नियत में कहीं कोई खोट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने, आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अभिनंदन वाली जो घटना थी वो हम सबको याद है, जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान से हमने अभिनंदन को सकुशल वापस लाया था। तो जवानों के साथ में मोदी जी की सरकार सदैव साथ खड़ी है और डबल इंजन की सरकार है। छत्तीसगढ़ में भी सीधा गृह मंत्री अमित शाह जी का मॉनिटरिंग हो रहा है और नक्सल मोर्चे पर अमित शाह जी स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं। तो यह विषय उनसे छुपा हुआ होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप सभी आश्वस्त रहें, निश्चित रूप से जल्द इस घटना पर पटाक्षेप हो जाएगा और जवान की सकुशलता वो है हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है, उनके परिवार का कुशल क्षेम। और जैसा कि केशव पंडित जी एक बहुत ही संजीदा पत्रकार की भूमिका में रहते हैं, तो उन्होंने जो 2-3 बातें कही उन बातों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि आर्थिक और कानूनी सहायता जो पीड़ित परिवार को मिलनी चाहिए, निश्चित रूप से निसंदेह मैं इस बात को
शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाऊंगा और परिवार को जितनी ज्यादा से ज्यादा राहत हो सके वहां पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर नक्सलियों ने जवान को कोई क्षति पहुंचाई है तो यूएपीए की जो कानून है वो लागू होना चाहिए, और अगर इस मामले में उनके सहकर्मी आला अधिकारी अगर शामिल हैं और साथ ही सहयोगी जो जवान अगर इसमें शामिल होंगे तो 304A के तहत 304A की जो धारा है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात एसआईटी के गठन की, तो एसआईटी के गठन के लिए भी हम पहल करेंगे और निश्चित रूप से एसआईटी की गठन की भी प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाएगी और जवान को हम सब सकुशल लाने के लिए कृत संकल्पित है, प्रतिबद्ध है और निश्चित रूप से जवान सकुशल रहें और सकुशल हम सबके बीच वापस आ जाएं, इसके लिए हम सभी प्रयास करेंगे। आप सबका भी प्रयास, जैसे कि उज्जवल दीवान जी खुद सेना से जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा जो घोषणा की गई है वो भी स्वागत योग्य है। हमारे भाई संजीत विश्वकर्मा जी ने भी अपनी संजीदगी का परिचय दिया है। ये चूंकि सेना और जवान का मामला है तो ये राजनीति और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सबको इस जगह पर साथ खड़े होकर के इस समस्या के निदान के लिए हम सबको आगे आने वाली ये बात है। तो इसमें हम सबका जो भी प्रयास है, केशव पंडित जी ने इस विषय पर डिबेट जो रखा है ये भी अपने आप में एक प्रयास है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले से जो प्रभावित लोग हैं वो भी इन डिबेट्स को समझते देखते हैं और उससे उनके मन में भी प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित रूप से सरकार प्रतिबद्ध है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, और निश्चित रूप से जल्द जवान जो है वो वापस आ जाए, इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। केशव पंडित जी। जी संजीत जी। देखिए, मैं फिर से उसी बात को रिपीट करूंगा मैं कि कोई सामान्य क्षेत्र जैसा कि हमारे छत्तीसगढ़ के दुर्ग, भिलाई, रायपुर जैसे क्षेत्र की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बात हो रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो जवानों के आवाजाही की दशा दिशा सारी कुछ तय की जाती है, पहले से तय होती है। इन सारे आपके डिबेट से जितनी भी बातें हमने सुनी है, सारे डिबेट में बहुत सी ऐसी बातें ये डिबेट में ही निकल कर आ रही हैं कि जो सीसीटीवी कैमरे का बंद होना, उस जवान को मानसिक मतलब रोगी या फिर उसे बीमार बताया जाना। लेकिन अगर वो जवान अगर बीमार होता या मानसिक रूप से परेशान होता तो एक तो उसे हथियार के साथ कभी ड्यूटी नहीं दी जाती है। एकदम कंफर्म बात है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सेना की ये जिम्मेदारी वाली बात होती है कि कोई भी जवान अगर थोड़ा भी परेशान है तो उसे ड्यूटी पे हथियार के साथ ड्यूटी लगाई जाती है कहीं पे। और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां से कोई जवान अगर फेंसिंग से बाहर जाता है तो वहां के जो अधिकारी है, जो कमांडिंग अधिकारी है, उनकी भी बहुत बड़ी चूक है। वो किस तरह की ड्यूटी करवा रहे हैं या फिर कर रहे हैं वहां पे। अगर एक जवान को हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं और एक जवान को सुरक्षित नहीं रख पा रहे तो हम कैसे माने कि जो हमारा बस्तर क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां के आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। हमारे साथी यादव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर सीधे गृह मंत्री अमित शाह जी संज्ञान ले रहे हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। अगर देश के गृह मंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है कि आपका कितना नियंत्रण छत्तीसगढ़ पर है और छत्तीसगढ़ के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और गृह मंत्री जी हैं वो कितने गंभीर हैं कि 3.5 महीने बाद भी कोई जवान के लापता होने की सूचना जो है कि उसके परिजनों द्वारा दी जाती है, उसमें कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। केशव पंडित जी ने बताया एसआईटी का गठन तक नहीं हुआ, हमें न्यायालय में की शरण लेनी पड़ेगी। बहुत ही शर्म की बात है, हमें किसी प्रकार की कोई शरण की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि यह जवान का मामला है। एक आम व्यक्ति इतना परेशान हो सकता है, लेकिन एक जवान के लिए हमारे प्रदेश की सरकार को ही खुद चिंतित होना चाहिए, वो खुद परेशान होना चाहिए कि उनके परिजनों को इस तरीके से सवाल पूछना ना पड़े, वो खुद ही उनका जवाब देते। मैं यही चाहूंगा, छत्तीसगढ़ सरकार से भी निवेदन करूंगा और खास करके जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने स्वयं छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का कमान संभाल रखा है, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द, बहुत ही जितना जल्द हो सके आप इस पे कड़ी कार्रवाई करते हुए जवान के बारे में पता लगाएं और जो भी संभव हो सकता है और जो सुविधा हो सकती है अभी हो तत्कालिक सुविधा के रूप में जो उनके परिजन है मनमोहन जी के, उनके परिजनों को जो जवान की सैलरी वो कंटिन्यू भी की जा सकती है ताकि उनका भरण पोषण हो सके, उनको कोई परेशानी ना हो। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से इस बात की मांग करता हूँ। जय जी। जी बहुत अच्छी बात कही आपने। जी पंडित जी। बस मैं 4 लाइनों में यही कहूंगा कि मनमोहन सिंह का लापता होना जो
गंभीर मामला है और कैंप प्रशासन की लापरवाही है, साफ दिख रही है। केंद्र और राज्य के जो समन्वय में कमी को जो इसको उजागर साफ-साफ कर रहा है। और इसमें जो है अब सरकार को अपनी जवाबदेही जो है सुनिश्चित करनी चाहिए और तत्काल जो है सबसे पहले तो जो विशेष जांच दल है, एसआईटी है, इन्हें उसे जो है गठित करना पड़ेगा। कहीं अगर कोर्ट से हुआ जैसा संजय साहब बता रहे थे, तो ये बड़ा सरकार के लिए शर्मिंदगी वाला विषय हो जाएगा कि अदालत को जो है इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। तो वो कहीं न कहीं जो है सरकार को समय रहते इसको कर लेना जो है चाहिए, क्योंकि ये परिवार को जो है आर्थिक सहायता और उनके हालचाल पूछने के लिए कम से कम मंत्रियों ने जाना चाहिए, ये भी जो है सुनिश्चित होना चाहिए और ये बहुत आवश्यक है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक जवान जो हमारे छत्तीसगढ़ का लापता है, उसके लिए आप लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, अपने महत्वपूर्ण समय दिए। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको एटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ अपने जवान मनमोहन को लेकर बहुत ही संवेदनशील है और उसके बारे में किसी भी प्रकार की पुख्ता जानकारी देने वाले को 10,000 रुपए नगद का इनाम संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ की तरफ से दिया जाएगा। उनके परिवार को जिस भी प्रकार की कानूनी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, हमारे संगठन की तरफ से दिया जाएगा। आप सभी ने हमारे चैनल में अपना बहुमूल्य समय दिया और बहुमूल्य विचार दिए, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान।